उत्तर प्रदेश में बीएसपी जैसे जैसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, वैसे वैसे राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। हैरान इसलिए हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा के जब चुनावी नतीजे आए तो बीएसपी को एक सीट मिली और वो भी सीट रसड़ा की थी। रसड़ा से उमाशंकर सिंह चुनाव जीते थे और तब ये कहा गया था कि वो जीत बीएसपी की नहीं उमाशंकर सिंह की है और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी खत्म हो गई। ये भी कहा जाने लगा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपने कैंडिडेट्स के नाम जब घोषित कर रही है तो लोग चौंक जा रहे हैं। चौंक इसलिए जा रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीएसपी खेल किसका खराब कर रही है, सपा कांग्रेस अलायंस का या फिर बीजेपी का। और ये समझने के लिए हम इस समय वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं। ये जो सड़क है ये सिगरा का इलाका है। ये सड़क जो है वो आपको बीएचयू तक चली जाएगी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो इसी सड़क से वो नामांकन के लिए अपनी जो एक तरीके से जन सैलाब उस समय उमड़ा था प्रधानमंत्री जी के लिए और इसी सड़क का इस्तेमाल करके वो कचहरी तक पहुंचे थे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह है और हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। अरुण जी, आपसे बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर रही है लोग चौंक जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बीएसपी खेल किसका खराब करेगी। हम बनारस में हैं तो बनारस से ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अतहर जमाल लारी जो कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी में थे, उनको बीएसपी से उम्मीदवार बना दिया गया। तो अतहर जमाल लारी के आने से नुकसान किसका होगा? अजय राय का नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, एक बात तो आप पहले समझिए कि बहुजन समाज पार्टी जब भी चुनाव लड़ती रही है उसका सबसे बड़ा फार्मूला ये रहा है सोशल इंजीनियरिंग। इसी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला आजमाते हुए 4 बार उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री रही। इस बार अभी तक जब लोकसभा 2014 आया, विधानसभा चुनाव आया, फिर लोकसभा 2019 आया, तो ये माना जाने लगा उत्तर प्रदेश में जब से मायावती का ये एक तरह से पूरी बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया। एक तरह से उन्होंने अपनी योजनाओं के बदौलत भाजपा ने सबसे बड़ा जो काम किया वो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट थे उसमें काम किया। सरकारी योजनाओं के बदौलत, चाहे वो आवास हो, चाहे पेंशन की नीति हो, चाहे उनको पानी की नीति रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजनाओं का रहा हो, चाहे राशन की योजना रही हो। बनारस की बात करें, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने विकास बहुत ज़्यादा किए, शायद 40,000 करोड़ की योजनाओं पर यहाँ काम हुआ। बनारस जब दूसरों की सरकार, चाहे वो सपा की रही है सरकार, चाहे भारतीय उसकी बहुजन समाज पार्टी की सबका सरकार रही, तब भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुने जाते रहे हैं तीनों शहर के। यहाँ तक कि बगल के जो 2 विधानसभा क्षेत्र में, भले ही वहाँ एक आध विधानसभा क्षेत्र में दूसरे का रहा हो, दूसरी समाजवादी पार्टी का रहा या बसपा के वहाँ पर विधायक वहाँ चुने गए हों, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र जो शहर के हैं वो हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री दोनों बार यहाँ से भारी मतों से विजयी हुए, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। इस बार यदि लारी को यहाँ से दिया गया है तो अभी एक दिन पहले, घोषणा के एक दिन पहले तक वो समाजवादी पार्टी में थे, अचानक उनको लाया गया। उनके लाने का जो मुझे लग रहा है कि बहुत असर नहीं पड़ने वाला है बनारस में, न मोदी पर, न कांग्रेस और सपा के अलायंस वाले गठबंधन अजय राय पे, क्योंकि जो वोटर हैं वो सपा के बहुतायत हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर जो गढ़ रहा है भाजपा का। तो अजय राय को यहाँ का जो एक माना जाता है कि कांग्रेस का एक अल्पसंख्यक वर्ग है, कांग्रेस का परंपरागत वोट है, समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो अजय राय के पक्ष में जाना है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि हमने जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट था, जो हमने अपने ऊपर कब्जा किया हुआ था, जो हमारे पक्ष में जाता था, उसको हम कितना खींच सकते हैं। सपा कांग्रेस के जो गठबंधन के जो अजय राय हैं, इनके वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जो वोट मिलना है मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो उनको मिलेगा। बसपा कितना अपने कैडर वोट को अपने पा सकती है बनारस में, वह देखने की बात होगी। चलिए, मतलब सबके अपने जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेंगे, बीएसपी का वोटर किधर जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। एक जो बड़ा सवाल है सुशील जी, प्रधानमंत्री जी ने टिफिन बैठक की, वर्चुअल ही वो उन्होंने मीटिंग ली थी, लेकिन वो टिफिन बैठक में उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1 जून को जब मतदान हो रहा होगा तो तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये जिम्मेदारी जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए आए। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए,
उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी बड़े लोग आए, और कोशिश ये हो रही है बीजेपी की कि प्रधानमंत्री जी की जो बढ़त है वो इस बार रिकॉर्ड बन जाए। क्योंकि अभी भी जो रिकॉर्ड है वो 1977 का टूटा नहीं है। चंद्रशेखर जी का वो रिकॉर्ड है, 67% वोट उस समय वो पाए थे, वो रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। तो लारी जी के आने से आपको लगता है कि जो बढ़त, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की 2019 की तुलना में अगर वोट कम भी होता है तो विपक्ष इसको अपने तरीके से भुनाएगा, तो क्या बीजेपी को इस बात की आशंका है कि उन जो, जैसा कि अरुण जी बता रहे थे कि बीएसपी के वोटर्स अगर उनसे हटकर, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के साथ वो जुड़े, अगर वो बीएसपी के साथ ही चले जाते हैं उनके कोर वोटर्स, तो क्या प्रधानमंत्री जी के जो वोट है उस पर फर्क पड़ेगा? कि भारतीय जनता पार्टी का दो मैनेजमेंट इस समय सबसे जबरदस्त है। उनका मेन पहला प्रयास इनका यही है कि वोट परसेंटेज, जो मतदान का प्रतिशत है वो कम ना हो, मतदान प्रतिशत बढ़े। दूसरा इनका ये है कि बूथ लेवल पर हर एक कार्यकर्ता, जो उनके पन्ना प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं लोग, उनको बराबर टिप्स दिए जा रहे हैं कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो मतदान प्रतिशत को लेकर के, मतदान प्रतिशत को लेकर इसलिए है क्योंकि अभी पिछले साल नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और मतदान का जो प्रतिशत रहा वो भाजपा के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने का अंतर था जो बढ़ा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वोटर बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार की गर्मी का आगाज अभी दिखने को समझ में आ रहा है कि अभी जो गर्मी की स्थिति है वो 1 जून को अपने पूरे चरम पर रहेगी। ऐसी स्थिति में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वोट परसेंटेज अगर घटा तो जीत का अंतर भी घटेगा। दूसरा, अतहर जमाल लारी के आने से, ये भी भाजपा की ही रणनीति मानी जा रही है। अगर ये बी टीम, अगर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये मोहर लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बसपा ने सरेंडर किया है। अतहर जमाल लारी का नाम कहीं भी नहीं था, इनको अचानक ला करके यहाँ से लड़ाया गया। ये सेम उसी पैटर्न पर है जिस तरह से 2009 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी के समय मुख्तार अंसारी को लाया गया था। हालांकि उस समय भाजपा की रणनीति बिगड़ गई थी, दोपहर तक ये स्थिति बन गई थी कि मुख्तार अंसारी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ गए थे, तो उनको और लोगों ने मिल करके चुनाव रोकने के लिए 15-16 हज़ार के वोट से मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ चुनाव जीते थे। तो अतहर जमाल लारी का आना मेन कहीं ना कहीं भाजपा की ही रणनीति है जिसपे बसपा ने सरेंडर किया है, ये पूरी तरीके से तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पूरी टीम है, जो पूरे देश में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, उनके जो वोटर हैं, उनके वोटर का ये तय है कि इस बार हमको वोट कांग्रेस और सपा को जाना है। इसलिए कहीं ना कहीं अरुण जी ने हम लोग बोला है कि उनका आने का कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, तो असर नहीं पड़ेगा। रही बात उनके जो कोर वोटर हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका उसके कोर वोटर में पहले से ही सेंधमारी हो चुकी है। रही जो एक वर्ग के वोटर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी चुनौती रहेगी पिछले बार के वोट परसेंटेज को बनाए रखना और जीत के अंतर को बनाए रखना। ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। जीत हार मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो प्रधानमंत्री जी की जीत का अंतर बढ़ाना, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दीनबंधु जी, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अतहर जमाल लारी ठीक है सपा में थे और एकाएक उनके नाम की घोषणा बीएसपी कर देती है यहाँ से, लेकिन अतहर जमाल लारी 84 से वो राजनीति में है, वो जनता दल से लेके और तमाम पार्टियों में रहे, और 2004 में लोकसभा के चुनाव में तो तब वो सेवापुरी जो विधानसभा क्षेत्र है गंगापुर के नाम से तब थी, और वहां वो बढ़त बनाए हुए थे। तो अतहर जमाल लारी क्या वाकई कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं अजय राय को? मुस्लिम समाज इतना अवेयर है कि उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है? देखिए, बसपा एक जो है राष्ट्रीय पार्टी है और इसका उत्तर प्रदेश एक आधार है, इसका वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश ही है। भाजपा ने शुरू में ही दलित और अति दलित के नाम पे उनके वोट बैंक को 2 भाग में कर चुकी है। अब जो बचा हुआ वोट बैंक है बसपा का, बसपा यह चाह रही कि हमारा ये जो बचा हुआ वोट बैंक है, इस पे जो है जो दूसरे लोगों की नज़र है वो हमारा वोट बैंक सेफ रहे, इसलिए जो है वो अपने प्रत्याशी उतार रही है और अपने वोट बैंक को सेफ कर रही है। उस वोट बैंक की जो है नज़र जो है भाजपा की भी लगी हुई है कि उस अति दलित के नाम पे तो कुछ उनको 2 भाग कर चुकी है। अब जो बचे कुछ वोटर है
वो भी अपने पक्ष में लेने के लिए वो भाजपा रणनीति बनाई हुई है। वही कांग्रेस का भी जो एक वोट बैंक का आधार रहा है, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। अब दलित वोट बैंक पे कांग्रेस की भी नजर है। ऐसी स्थिति में बसपा जो है अपने वोटरों को किसी दूसरे पाले में न जाए, उनको बचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में वो जो प्रत्याशी खड़ी हुई है, उनके प्रत्याशी के खड़े होने से किसी की सेहत पर असर नहीं पड़ना है, लेकिन उनके वोट बैंक पे दोनों राष्ट्रीय दलों की जो है नजर लगी हुई है। इसके चलते जो है बसपा जो है अपने प्रत्याशी खड़े करके अपने वोट बैंक को सेव कर रही है। सेव कर रही है, मतलब कि जो बसपा का जो कोर वोटर है उसके साथ अगर मुस्लिम वोटर आ जाए तो ठीक है, वो चुनाव अगर नहीं भी जीत पाते हैं तो कम से कम उनका वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा। कम से कम वो स्थिति में होंगे कि आने वाले चुनावों में अपना दावा कर सके, दावेदारी कर सके। बनारस को लेकर एक आपसे और एक कमेंट लेंगे। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखें, चूंकि प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तो बाकी कोई समीकरण यहाँ महत्वपूर्ण है नहीं। प्रधानमंत्री जी के 5 साल के कार्यकाल पर ही मुहर लगेगी कि इन्होंने कैसा काम किया है, लेकिन फिर भी जातीय समीकरण भी एक सच्चाई है। उस लिहाज से भी अगर आप देखें कैंडिडेट्स को तो कुछ आपको कोई फर्क दिखेगा, चूंकि जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह जी को यहाँ प्रभारी बनाया गया है, जो एमएलसी बनाए गए जाति विशेष के लोगों को तरजीह दी गई कि भूमिहारों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। तो जब सब कुछ ठीक है फिर भी अपने अपने वोट बैंक को साधने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ रही है? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति पूरी तरह से जातिवादी राजनीति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में पहले बेसिक अंतर ये है कि वहाँ सांप्रदायिक राजनीति होती है, यहाँ जातिवादी राजनीति आज से नहीं बहुत पहले से होती रही है, कई दशकों से होती रही है। बसपा ने जो कैंडिडेट खड़े किए वह भी कैंडिडेट निश्चित रूप पे वो जातिवादी आधार पे किए। सपा ने भी अपने जातिवादी आधार पे किए और खुद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूर्वांचल में जातिवादी आधार पे ही कैंडिडेट घोषित किए हैं। अब बनारस की बात करें, बनारस में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक वैश्यों का है, दूसरे नंबर पर पटेलों का आता है, ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, चौहान है, राजभर, ये सब बिरादरियाँ ऐसी हैं और अल्पसंख्यक एक बड़ी आबादी है, यहाँ 2.5 लाख करीब अल्पसंख्यक भी वोटर हैं। ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक, और मैं नाम लेता हूँ जातिवाद का मतलब अल्पसंख्यक और यादव वोटरों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर, जिनकी सुहेल देव राजभर पार्टी, जो राजभरों की वोट एक तरह से नेता हैं, चौहान, दारा सिंह चौहान साथ जुड़ गए हैं। पटेलों में एक तरह से अनुप्रिया पटेल जुटी हुई हैं। उनके खुद के एक विधायक रोहनिया विधानसभा, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र आता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातिगत आंकड़ा देखते हैं आप, तो सारी जातियां अधिकतर केवल अल्पसंख्यक में यादव और मुसलमानों को छोड़ करके सबसे ज़्यादा संख्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, वो बूथ और पन्ना स्तर पे जाके काम करते हैं। एक पन्ने में 30 लोग हैं, उस पर भी काम करते हैं। उनके पास जन कल्याणकारी योजनाओं का काम है, उनके पास विकास का भी दिखाई पड़ रहा है। ये तय है कि शहर से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय यहाँ के जमीनी नेता हैं, लोग उनको जानते हैं, पहचान उनकी है। उनको ऐसा नहीं है कोई पहचान कोई बाहर से नेता आए हुए हैं। वो 2 बार चुनाव लड़े, चुनाव हारे, हार जीत चुनाव में लगा रहता है। लेकिन इस बार भी यदि वो चुनाव में खड़े हैं तो कांग्रेस ने कोई रणनीति अपना के, समाजवादी पार्टी ने कोई जो उनका इंडिया गठबंधन उनको चुनाव लड़ाने के लिए इस बार किया। यहाँ यह देखने वाली, थोड़ी देर पहले हमारे भाई सुशील जी ने जो बताया कि यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि जो चुनाव में वोट का अंतर जीत का कितना होता है। यदि कम होता है तो ये भी कहीं ना कहीं से एक संदेश है कम कैसे हुआ, क्योंकि जिसमें कड़ी धूप रहेगी उसमें वोटरों को निकालना भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि शहर के वोटर धूप में निकलना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है। वो निकालना, जिस दिन वोट निकल करके वोट दे दिए तो स्वाभाविक है वो जीत का अंतर बढ़ेगा, और नहीं तो यदि जीत का अंतर कम होता है वह देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, तो उस समय चूंकि गर्मी अपने उफान पर रहेगी, चूंकि 1 जून का जो समय होगा 45-46 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है जून में, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। लेकिन फिलहाल जो बनारस पर जो चर्चा हुई हमारी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, उसमें 2-3 बातें जो निकल कर आई कि अतहर जमाल लारी के आने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी अगर जीत भी होती है तो जीत
दमदार तरीके से हो, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसके लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि इसी बनारस में जो शहरी इलाके हैं जहाँ से बीजेपी के विधायक तब भी चुनाव जीतते रहे हैं जब यहाँ प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी बीजेपी का ये गढ़ माना जाता था। लेकिन बावजूद इसके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं, वहाँ सबसे कम वोटिंग होती रही है। ये भी एक सच्चाई है। तो वोट कैसे बढ़े, मतदाता कैसे निकले बीजेपी की, ये भी एक बड़ी चिंता का सबब है। अब हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने जिस कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है, उनका नाम डॉक्टर उमेश सिंह है। डॉक्टर उमेश सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और यहीं से वो छात्र राजनीति में आए। छात्र संघ में वो पदाधिकारी भी रहे और बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सैदपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में एक जो इलाका आता है मुड़ियार, वो उसी मुड़ियार गांव के रहने वाले हैं और राजपूत समाज से आते हैं। अब जबकि राजपूत समाज से आते हैं और जबकि बीएसपी ने राजपूत कैंडिडेट दे दिया, तो अब वहाँ जो परिस्थिति है वो बदल गई है। बदल इसलिए गई है क्योंकि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में एक जो माहौल बना हुआ है कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं और उमेश सिंह भी लगातार गाजीपुर के अलग अलग इलाकों में घूमकर इस बात का वो प्रचार कर रहे हैं कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं और नाराजगी की वजह भी है। वो नाराजगी की वजह बता भी रहे हैं। उसमें पुरुषोत्तम रूपाला का वो बयान या और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की अनदेखी, वो तमाम मुद्दे बना रहे हैं। राधे मोहन सिंह जो पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के एक जमाने में नेता रहे थे, वो उनके साथ जुड़कर राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वहां अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पारसनाथ राय का चेहरा है, मनोज सिन्हा के बेहद खास हैं और कहा यह जा रहा है कि चेहरा भले पारसनाथ राय हो लेकिन चुनाव मनोज सिन्हा लड़ रहे हैं। तो हम जरा समझ लेते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों से कि गाजीपुर लोकसभा सीट प्रतिष्ठा का विषय है अरुण जी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से परिस्थितियां वहां बदली हैं। अब बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया वो नुकसान तो उसी वोट बैंक में सेंध लगाकर कर रहे हैं जो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं गाजीपुर सीट को? देखिए, गाजीपुर को आप पहले भौगोलिक रूप से देखें तो सामाजिक जो एजेंडा रहा है मायावती का, सोशल इंजीनियरिंग का, गाजीपुर उसमें हूबहू फिट बैठता है। इसके पहले भी आप विधानसभा चुनाव में देखें तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से 2012 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में सबसे ज़्यादा कम सीटें, वहाँ पर लगभग 10 सीटें थी, 10 सीटें, 7 की 7 सीटें वो वहाँ पर हारे भारतीय जनता पार्टी। ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के अपनाया। वहाँ भाजपा को वहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगी। जहाँ तक अफजाल अंसारी का सवाल है, उस परिवार में अफजाल अंसारी या उस परिवार ने सबसे ज़्यादा उसी निचले तबके के बीच में काम किया। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं वो काम उस सब बहुत पहले से करते रहे हैं। इसलिए जीत का सबसे मजबूत स्तंभ अफजाल अंसारी के परिवार के लिए वही जातियां रही हैं। उमेश सिंह के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ के चुनाव पर। मुझे जो लगता है जो ठाकुर मतदाता हैं बहुत हो सकता है कि लामबंद हो जाए, तो लेकिन कैडर वोट पर किसका कब्जा है वो वहाँ पर अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत है। वहाँ कैडर वोट जो भी बसपा के रहे हैं, जो उनके साथ खड़े रहे हैं पिछले चुनाव में। मनोज सिन्हा जैसा नेता पिछले चुनाव में वो वहाँ से सांसद के चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उनको लगभग 1.25 लाख वोटों से हार मिली। ऐसी स्थिति में आज वर्तमान में जो स्थिति है, उमेश सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ लड़ाई भाजपा और बनाम सब क्या नाम है मुख्तार अफजाल अंसारी के बीच में होने जा रहा है, क्योंकि एक तरह से वोट काटने की स्थिति उमेश सिंह के मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि जो बाबू साहब लोगों का वोट होगा वो ढेले पास हैं। हम कुछ दिनों पहले यहाँ बनारस में मेयर का भी चुनाव हुआ था। किसी को भरोसा नहीं था कि डॉक्टर ओपी सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे थे नगर निगम का, उनको 2 लाख वोट मिला। लोगों को लग रहा था कि शायद एक तरफा, भाई ठीक है 2 लाख लगभग वोटों से यहाँ मेयर चुनाव जीते, इसमें कहीं दो राय नहीं था, लेकिन 2 लाख वोट बनारस में समाजवादी पार्टी को मिला, यहाँ से मेयर का कभी नहीं हुआ। इसके पहले के जो रिकॉर्ड था उसमें नहीं था। तो कहीं न कहीं से जो ठाकुर मतदाता थे वो एक पक्ष में पड़े।
गाजीपुर में हो सकता है इस बात को लेकर के कि भाई उनके पक्ष में जाएं ठाकुर मतदाता, लेकिन भाजपा कभी नहीं चाहेगी। मुझे लगता है कि ठाकुरों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा वहाँ होगा, बैठकें होंगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो सामने दिखाई पड़ रहा है, अफजाल अंसारी के सामने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट खड़े किए गए हैं इसमें। पारसनाथ को, जिनका नाम भी नहीं था वहाँ, उनके पहले बड़े नेता वहाँ पर थे। लोगों के बीच में से, समाज में से, सोशल मीडिया पर भी चला कि वो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को दिया जा सकता था, उनके बेटे को भी दिया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है चौंकाने वाला नाम रहा है। और भाजपा हो सकता है अपने जो उनकी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत कुछ कारनामा कर जाए तो एक अलग बात होगी। सुशील जी, अगर वहाँ जातिगत समीकरण को समझें तो सबसे ज़्यादा वहाँ यादव वोटर्स हैं, करीब करीब 4.5 लाख। अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो भी करीब 4 लाख हैं। मुसलमान करीब करीब 2.5 लाख हैं। 2,60,000 के आसपास राजपूत हैं। तो अगर ऑन पेपर हम आंकड़ा अगर लिख के देखें तो लगेगा कि बीजेपी का खेल खत्म है, लेकिन ऐसा है क्या कि बीजेपी वाकई अफजाल अंसारी जो पहले कमजोर दिख रहे थे, पहले तो एक अननोन फेस आया बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय का, और अब जब डॉक्टर उमेश सिंह का नाम बीएसपी ने आगे बढ़ा दिया तो मामला बिल्कुल एक तरफा हो गया क्या? गाजीपुर में अफजाल बिल्कुल एक वन साइडेड वहाँ आंधी चल रही है क्या? ऐसा है क्या? यहाँ 2 चीजें हैं। पहले तो ये है कि जो 4 दशक की राजनीति है गाजीपुर में, वो 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमी। मनोज सिन्हा, अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रदेश में 5-6 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। अभी भी विधायक हैं? अभी भी विधायक हैं। एक बार जो है सांसद भी वहां से रह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है अफजाल अंसारी को। ओम प्रकाश सिंह उसी गाजीपुर जिले से विधायक हैं, और ओम प्रकाश सिंह का ही कारण था कि 7 की 7 विधानसभा सीटें 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां पे जीती। वहां से पिछली बार सांसद थे, इसके पहले 2014 में जीते थे आपके एलजी पारसनाथ, अरे मनोज सिन्हा जी जीते थे। 2014 में जब मोदी की आंधी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 30-32 हजार वोटों से चुनाव जीत पाई थी। सबसे बड़ा कारण यह है कि 14 में इन्होंने जीता, 19 हारे। 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पारसनाथ राय चेहरा है, लड़ाई तो अभी भी अफजाल अंसारी बनाम मनोज सिन्हा की है। वो कहें लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जब आप धरातल पर नहीं रहिए, जमीन पर नहीं रहिए, तो ऐसा नहीं है कि गाजीपुर की जनता इतना अननोन है कि किसी को आप ला के लड़ा दीजिए और चुनाव जीत के चले जाइए। अगर ये स्थिति थी तो 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा का दखल था। उनके कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, तो 7 की 7 विधानसभा सीटें वो नहीं हारते, 7 सीटें हार गए। रही उमेश सिंह की बात, जो बसपा पर बी टीम का आरोप लगता है भाजपा के लिए, तो कहीं ना कहीं बसपा ने वहां गाजीपुर में जाकर के उनके बी टीम के आरोप लगने से बचने का प्रयास किया है। उमेश सिंह चुनाव जितना मजबूत लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतना कमजोर होगी। और रही ठाकुरों की बात, तो कहीं ना कहीं ठाकुर के अंदर अगर नाराजगी है, अभी यहीं से थोड़ा सा दूरी पे चले जाएंगे, अयोध्या के बगल में एक सीट है कैसरगंज, वहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है भाजपा के 6 बार के सांसद हैं, उनका टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी मुद्दा है। इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर उमेश सिंह के वोट परसेंटेज बढ़ा, इनका वोट बढ़ा, बसपा जितना वोट बढ़ेगी, भाजपा उतना नुकसान में जाएगी। पारसनाथ राय ऐसे कोई चेहरे नहीं है, क्योंकि न उन्होंने आज तक बीडीसी का चुनाव लड़ा है, न उन्होंने आज तक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा है। इसलिए कोई कहीं से बैठ के चुनाव लड़ा के जिता ले तो अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिंपैथी अफजाल परिवार के साथ में है। 4 दशक से अफजाल अंसारी का परिवार और मुख्तार अंसारी, उनके भाई सुख्तुल्लाह अंसारी, ये लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। और सबके बीच में जाना, फाटक के नाम से वहाँ मशहूर है, जो अंदर जाता है वो बाहर कुछ पा के निकलता है। तो इसका मतलब उनके व्यक्तिगत जो संबंध है वो बहुत जबरदस्त हैं। पिछले बार अफजाल बसपा से चुनाव जीत करके आए हैं, इसके पहले भी वो अन्य पार्टियों से चुनाव जीते हैं। तो अफजाल का परिवार कहीं ना कहीं गाजीपुर की राजनीति में सबसे मजबूत माना जाता है आज की स्थिति में। उनको इग्नोर करना कहीं से ठीक नहीं। अच्छा, अभी चूंकि 6वें और 7वें चरण में जब मतदान आएगा, चुनाव आएगा, तो बहुत सी चीजें बदलेंगी। आपको लगता है कि गाजीपुर में जो आज की परिस्थिति है वो आने वाले समय में बदल सकती है? प्रधानमंत्री जी का तो अभी एक भी दौरा नहीं हुआ, एक भी उनकी जनसभा नहीं हुई, अभी तो वो यहाँ रोड शो करेंगे, फिजा बदल जाएगी क्या? मोदी के
2014 के चुनाव जीतने के बाद सरकार ने अच्छा काम किया और पूर्वांचल में मनोज सिन्हा को विकास पुरुष का नारा दिया गया। उसके बाद वो चुनाव हार गए। कुछ कमी रही होगी तभी चुनाव हारे। हो सकता है अपने गांव किसान मतदाताओं तक अपनी पकड़ न बना पाए हों। गाजीपुर का समीकरण पिछली बार भी यही हुआ था कि वहाँ ठाकुर और यादव दो वोट बैंक जो है मजबूत है, जिनके आधार पे जो है छोटे भूमिहार वोट बैंक के आधार पे वो चुनाव लड़े थे, फिर भी चुनाव हारे। न उन्होंने ठाकुरों ने मनोज सिन्हा को वोट दिया और न यादवों ने वोट दिया। समीकरण इस बार भी कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। पारसनाथ सिंह हैं, कैडर बेस्ड व्यक्ति हैं, कैडर कितना मजबूत है इसी पे माने रखता है। बसपा चुनाव वहाँ लड़ रही है। लोगों का मानना है कि यदि ठाकुर वोट बैंक अफजाल को जाएगा तो वो मजबूत होंगे, तो उसको डैमेज करने के लिए उमेश सिंह लगे हैं कि ना बीजेपी में नहीं जा रहा है तो अफजाल को भी ना जाए, वो बसपा को चला जाए, ताकि जो एक त्रिकोणीय समीकरण जो है वहाँ बने। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। खैर, मतदान के दिन अभी बाकी है, कुछ भी समीकरण बन बिगड़ सकते हैं। अभी समय कहावत कही गई है कि पूर्वांचल मोदी के बनारस के आसपास की जितनी सीटों पे समीकरण जो है बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये होता है कि मोदी मैजिक, यदि कुछ करिश्मा हो सकता है तो फिर उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो अभी जैसे जैसे पूरब में चुनाव आएगा तो परिस्थिति बदलेगी। एक कमेंट और ले लेंगे कि किसी भी चीज को बहुत सतही तौर पर देखना भी ठीक नहीं है। ये सही है कि ओम प्रकाश सिंह भी लगे हैं ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए में लगे हैं, जुटे हुए हैं, और अब उमेश सिंह भी लगे हैं ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगाने में। ठाकुर ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता रहा है, लेकिन ये बात सही है कि 22 में जो असर दिखा या 19 में जो असर दिखा वो बीजेपी के खिलाफ गया। लेकिन ये भी सही है कि 24 का चुनाव प्रधानमंत्री का अपना चुनाव है, तो जब बनारस और आसपास के इलाके में उनकी जनसभा होगी उसका असर अगल बगल की सीटों पर पड़ेगा क्या, ये आंकड़े बताते हैं क्या? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री का अपना एक वो है कि कहीं भी वो जाते हैं लोग उनके प्रति आकर्षित, उन पर भरोसा करते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव जैसे आएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, पूरी की पूरी केंद्रीय और राज्य की जितने भी देश भर से नेता होंगे वो पूरे पूर्वांचल में आके अंतिम चरण में चुनाव में बैठ जाएंगे, और वो हर जिले में, हर गांव में उनके लोग जा करके लोगों को भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल रूप से भारतीय जनता पार्टी जितना मनोबल भाजपा के पक्ष में बनाने की कोशिश करती कोई दूसरा पार्टी नहीं कर सकती, आप ध्यान दें। और मोदी का रोड शो हो या अमित शाह की कोई सभा हो, मुख्यमंत्री की कोई सभा हो, थोड़े बहुत बदलाव होना एक अलग बातें हैं, लेकिन जो पहले से वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है, जो पहले से वहाँ चुनावी राजनीति में है, वो भी अपना प्रभाव डालेगा। थोड़ी बहुत 1-2% का वो हो जाए, क्योंकि वोटर जो है ना पहले से दिमाग बना के रहता है कि मुझे किसके साथ वोट देना है, उसमें आप बहुत बदलाव नहीं कर सकते। चाहे वो मैं पहले कह रहा हूँ कि पूर्वांचल में पूरी तरह से जातिवादी राजनीति है। जातिवादी राजनीति में जो सबसे ज़्यादा घुसपैठ बना लेगा वही चुनाव में विजयी होगा। एक कमेंट आपसे ले लेते गाजीपुर को लेके, जो वहाँ जो पॉकेट्स हैं, जो वोट बैंक जिनको कहते हैं, अपने अपने वोट बैंक अपने अपने पार्टियों के साथ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अगर अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो बीएसपी के साथ जाएंगे, या जो यादव वोटर्स हैं वो सपा के साथ जाएंगे। अब बच गए दो पॉकेट्स, एक तो करीब 2.5 लाख राजपूत वोटर्स हैं और वैश्य, ब्राह्मण और बाकी ओबीसी को हम जोड़ दें वो भी 2.5-3 लाख के आसपास बैठते हैं। सवाल ये है कि ये दो पॉकेट्स किस तरफ जा रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री जी की छवि का या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का या उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्यों का पिछले 3-4 सालों में जो लगातार प्रचारित हुआ कि बहुत काम हुआ, इन सब का कोई असर होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिस तरह का काम इन्होंने किया है शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। रही बात विकास की, तो विकास भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बहुत हुआ है और उनकी मेहनत में भी कहीं कोई कमी नहीं। वो प्रातःकाल जिस तरह से उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे, तो उनसे और इनकी मेहनत में तुलना करेंगे तो आप कहीं से वो भी ये अपने प्रदेश में कहीं भी अपने उसमें जो है 19 नहीं, कि दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सब जगह जहाँ निर्देश ऊपर से आता है वो वहाँ दौड़ते हैं।
तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर है जो कानून व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल में कानून व्यवस्था बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह से पहले की सरकारों में गैंगवार होते थे, हत्याएं होती थी। और गाजीपुर तो गढ़ था ना गैंगवार का। गढ़ था, और कहीं ना कहीं आज उस जो माहौल से उत्तर प्रदेश, क्या कहिए पूर्वांचल की जो जनता है, आज उससे राहत महसूस कर रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं फोन किसी को आते थे, कहीं फिरौती होती थी, कहीं हत्याएं होती थी। इन सब चीजों से मुक्ति मिली है और बहुत राहत जनता महसूस कर रही है। लेकिन अब ये राहत वो वोटर में, मतदान में कितना तब्दील होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी उसका असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका असर चुनाव में पड़ेगा। चलिए, काम का असर होता है, लेकिन शाइनिंग इंडिया जैसी उदाहरण भी हमारे सामने है। 2004 में कैसे बाजी पलट गई, तो इस बात का भी एहसास है वोटरों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो गाजीपुर में जो चुनाव है, फिलहाल तो बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं उमेश सिंह, उनके आने से चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन जैसे जैसे पूरब में चुनाव आगे बढ़ेगा, मतदान की तिथियां नज़दीक आएंगी, तो चीज़ें, चूंकि चुनाव में चीज़ें बदलती भी हैं, हर 24 घंटे में चीज़ें बदल जाती हैं, तो आने वाले समय में कैसे तस्वीर उभरती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब हम अपने डिस्कशन में तीसरी जो सीट है चंदौली, उसकी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र नाथ पांडे चंदौली लोकसभा सीट से हैट्रिक लगा पाने की स्थिति में हैं या नहीं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, चंदौली लोकसभा सीट पर सबसे बड़ा सवाल यही है। बीजेपी के ही आनंद रत्न मौर्य की बराबरी करने की स्थिति में क्या महेंद्र नाथ पांडे हैं, हम समझ लेते हैं। अरुण जी एचआरडी मिनिस्टर रहे, उसके बाद हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी कि भारी उद्योग मंत्री भी रहे, लेकिन चंदौली के लोगों को इस बात की शिकायत है कि न तो वो एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए कोई एक प्राइमरी स्कूल भी दे पाए, और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए भी वो चंदौली को कुछ दे नहीं पाए। यानी केंद्रीय मंत्री रहने का चंदौली को कोई लाभ नहीं मिला, इसको लेकर एक असंतोष तो है। आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि महेंद्र नाथ पांडे मंत्री रहते हुए क्षेत्रीय विकास में कोई योगदान नहीं दे पाए, इसको लेकर लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता अपनी शिकायत करती है, लेकिन बनारस से सटा होने के कारण एकदम सटा हुआ इलाका है चंदौली संसदीय क्षेत्र, जिसके 2 विधानसभा क्षेत्र बनारस में ही आते हैं। पहला, मोदी का प्रभाव रहेगा उस 2 विधानसभा क्षेत्र में। रह गई बात विकास की, बुनियादी सुविधाओं का जितना विकास बनारस में हुआ, उतने ही विकास करने की कोशिश, चाहे वो सड़क का हो, पेयजल का मामला हो, बिजली का हो, वो विकास उस भी जिले में हुआ है, चंदौली में। बड़ी इंडस्ट्रीज की डिमांड बहुत दिनों से बनारस में चंदौली में चल रही है, क्योंकि भारी उद्योग मंत्री हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं स्थापित हुआ। कुछ पुल बनवा देना, सड़कें बनवा देना, यदि विकास हो सकता है तो ये अलग है। जनता की सबसे बड़ी मांग ये थी चंदौली में कि बड़ी इंडस्ट्रीज, क्योंकि आप भारी उद्योग मंत्री हैं, हर भाग जो भी केंद्र सरकार में रहता है अपने क्षेत्र में एक इंडस्ट्रीज स्थापित कर लेता, तो वहाँ के लोगों की शिकायत और उनकी मांग जायज़ है कि बड़ी इंडस्ट्रीज अभी स्थापित नहीं हो पाई, पहली चीज़। इसके पहले उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना अपने क्षेत्र में कराने की कोशिश की, जब वो मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने किया था। एक यहाँ नवोदय विद्यालय अपने चंदौली संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कराया। अब चुनाव के पूरे उस प्रदेश को देखें तो चंदौली में 3 कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से मौर्य जी लड़ रहे हैं चुनाव, दूसरे समाजवादी और कांग्रेस से लड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और महेंद्र पांडे हैं। महेंद्र पांडे के साथ पिछले चुनाव में देखेंगे तो चुनाव का जो हार जीत है बहुत ही कम अंतर से रहा है। वो कम अंतर इसलिए रहा कि पिछली बार वो संजय चौहान जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ पिछला वर्ग खड़ा हो, उस समय वो सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार बसपा अलग है। मौर्य कितना टिकट और कितना वोट अपना मौर्य बिरादरी का काटेंगे, वो जो काटेंगे वोट, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, ठीक है। ठाकुर मतदाताओं में वीरेंद्र सिंह यदि बढ़त बनाते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भाजपा को ये देखना होगा कि हमारे जो परंपरागत वोट हैं ठाकुर और मौर्य, यह 2 मत कैसे हमारे झोली में, जिसने पिछली बार में रहे हैं, इस बार भी रहे। यदि दोनों मतों को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो स्वाभाविक है ये जीत की संभावना पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। जितना वो नुकसान करेंगे सपा और वो बहुजन समाज पार्टी अपने बिरादरी को लेकर के, वो निश्चित रूप से ये डैमेज भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये सुशील जी, चंदौली में लड़ाई महेंद्र, वीरेंद्र और सत्येंद्र के बीच है, तो तीनों में से बाहुबली
बनकर निकलेगा कौन, किसकी संभावना देख रहे हैं? बाहुबली बनकर तो जो निकलेगा वो तो मतदान के दिन ही तय होगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सी उलटफेर होने की हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव की यहाँ में नामांकन की स्थिति भी नहीं बनी है। नामांकन होने के बाद जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे परिस्थितियाँ साफ होती चली जाएंगी। हालांकि फिर भी जिस तरह के चुनाव का रिजल्ट पिछली बार था 2019 में, 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र नाथ पांडे जी को रिपीट किया है। लगातार मंत्री 10 साल से रहे, काम भी उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीट जो चंदौली है वो बनारस से सटी हुई सीट है, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसका बहुत बड़ा असर चंदौली पर पड़ेगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बगल की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाए। तो अभी जो भी समीकरण हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी के आने से हो, चाहे जो बसपा ने जो प्रत्याशी मौर्य खड़ा किया है उसके आने से हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। फिर भी इस अब की चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। रही बात वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह 2 बार प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। उनका इलाका चिरई गांव विधानसभा आता था, जो अब शिवपुर में तब्दील हो चुका है। उस शहरी इलाकों में जो इधर बनारस के जो शहरी इलाके हैं जो सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका व्यापक असर जो है वहाँ वीरेंद्र सिंह का रहेगा। और उधर के इलाके में भी चाहे प्रभु नारायण यादव हो, वहाँ पर एक सकलडीहा विधानसभा सभा सब उसके विधायक हैं, तो उधर के भी इलाकों में तो चुनाव बहुत कांटे की लड़ाई रहेगी। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीत हो। पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में, संजय चौहान मामूली अंतर से हार गए थे, ठीक। उस समय भी जो अजगरा और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे को लीड मिली थी, जबरदस्त लीड लिए थे, और मौर्य समाज के लोगों ने खुलकर उनका सपोर्ट किया था। ट्रेडिशनल वोटर्स भी रहे, जैसा अरुण जी ने बताया, बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं मौर्य। लेकिन इस बार सत्येंद्र मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ यादव और अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो डिसाइसिव हैं। अगर मौर्य बीएसपी के जो कैंडिडेट उनके साथ जाते हैं, क्योंकि सत्येंद्र मौर्य खुद भी मौर्य समाज से आते हैं, इस बात की कितनी संभावना है और उसका क्या असर पड़ेगा? जाति फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता, और पूर्वांचल में जाति फैक्टर अभी भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल है। इससे कोई बच नहीं पाया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, और चाहे वो खुद भाजपा हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो टिकटों का बंटवारा किया है उसमें कहीं ना कहीं जाति को सबसे ऊपर तरजीह दी है। तो मौर्य अगर कहीं ना कहीं अगर टूटे या कहीं ना कहीं अगर बसपा कैंडिडेट के साथ गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदौली की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रहते, अगर आपका सांसद केंद्रीय मंत्री भी है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। उनका मंत्री बने रहना 10 साल तक क्या उनके खिलाफ जा सकता है? पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद पूर्वांचल में चंदौली के विकास के लिए महेंद्र पांडे से लोगों से काफ़ी उम्मीदें थी। 10 साल उन्होंने सब कुछ किया। पिछला चुनाव जो है किन परिस्थितियों में कैसे जीते सर्वविदित है। उनके चुनाव जीतने में कपसेठी हाउस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, सुशील सिंह का। हाँ, और कपसेठी हाउस का मतलब नाम समझिए, सुशील सिंह भी है, ब्रजेश सिंह भी है, अन्नपूर्णा सिंह भी है, पूरा वह परिवार ही एक तरह से है। यह परिवार भी इस बार पूर्वांचल में टिकट की उम्मीद लगाए बैठा था। तो समीकरण जो है चुनाव आते आते बहुत बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन इनका क्या रोल रहेगा यह अभी जो बहुत मायने रखता है। लेकिन चंदौली के लोगों की एक उम्मीद थी कि महेंद्र पांडे जी हैं तो चंदौली में एक बड़ा उद्योग लगे, क्योंकि चंदौली में उद्योग लगने का असर केवल चंदौली तक ही नहीं रहता है, उसका असर एक बिहार तक भी जाता है, क्योंकि चंदौली जो है बिहार से सटा से, हाँ, जैसे अमूल डेयरी यहाँ खुला, इस तरह के उद्योग जो है चंदौली में भी लग सकता था, नहीं हुआ, ये नाराजगी है। लेकिन अब यह है कि बसपा कैंडिडेट जितना मजबूत लड़ेगा महेंद्र नाथ पांडे का उतना नुकसान होगा, वो जो है नुकसान करेगा। चलिए, नुकसान करेगा। आखिरी कमेंट अरुण जी आपसे ले लेते हैं। दीनबंधु राय जी ने संकेत में एक बड़ी बात कही, और हम भी ये सवाल के रूप में आपसे लेना चाहेंगे। कपसेठी हाउस की बड़ी भूमिका रहेगी। महेंद्र नाथ पांडे अगर वहां से हैट्रिक लगा लेते हैं तो फिर बाकियों के लिए कोई संभावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि हर आदमी वहां से चुनाव लड़ना चाहता है। और सुशील सिंह जी तो इस बार
गाजीपुर के लिए भी प्रयासरत थे। ठाकुर नाराज हैं, ये परसेप्शन बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में कपसेठी हाउस भी सुन रहे हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी से बहुत खुश नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी सुशील सिंह विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में है। नाराजगी अंदर से होती है, लेकिन जब ऊपर के नेता, बैठे हुए नेता आ करके मैनेज कर लेते हैं तो वो नाराजगी दूर भी हो जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि भविष्य की राजनीति उनको भी करनी है। तो स्वाभाविक है, सुशील सिंह जी हों या उनके परिवार के लोग हों, उनको यदि भविष्य में राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी जैसे सुरक्षित स्थान से, तो स्वाभाविक है अपनी नाराजगी को उनको दूर करना होगा। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि ऊपर की राजनीति देखेंगे तो वो प्रचार करते नजर आएंगे महेंद्र पांडे जी का, और वो जा करके पिछली बार भी उन्होंने पूरी तरह से मेहनत किया और चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये भी माना जाता है कि उनका और बाकी जो ठाकुर मतदाता थे, जो उनके नेता थे, उनके जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ खड़े हैं। अंदरूनी राजनीति में स्वाभाविक है, चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, चर्चाएं बहुत सारी जन्म भी लेती हैं, चर्चाएं होती भी चट्टी चौराहे पर तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। और कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं विधायक होने के बाद मैं संसद के देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचूं। सुशील सिंह की भी इच्छा रही होगी या दूसरे अन्य नेता की भी इच्छा रहती है। वो भाजपा से जुड़े हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अभी 10 दिन और इंतजार करिए, जब दूसरे स्थानों पर चुनाव हो जाता है, फिर पूर्वांचल में चुनाव होगा, तो सारी सियासत का केंद्र बनारस होगा। जो नाराज भी होंगे, मुझे लगता है एकजुट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, और भाजपा इस मामले में अभी तक का जो पुराना इतिहास रहा है उसमें वो सफल रही है मनाने में। मुझे लगता है कि यदि मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बहुतों को ये नुकसान होने की भविष्य में उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, तो जैसे जैसे चुनाव पूरब की तरफ आएगा चीजें और स्पष्ट होंगी। फिलहाल बीएसपी ने जो कैंडिडेट्स अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उतारे हैं, अपने अपने तरीके से लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। बनारस में परिस्थिति कुछ और है, लेकिन चंदौली और गाजीपुर में तो फिलहाल बीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी का सरदर्द बढ़ा ही रहे हैं। राजनीति को आप गणित से कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि 1 और 1 2 ही होता है। राजनीति को हमेशा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र से कंपेयर किया जाता है कि 1 और 1 मिलकर 11 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, या 1 और 1 मिलकर 0 भी हो सकते हैं। तो 2 वोट बैंक आपस में मिलेंगे तो जुड़ेंगे ही, राजनीति में ये कोई जरूरी नहीं होता। तो आने वाले 4 जून को जिस दिन मतगणना होनी है, उस दिन तय हो जाएगा कि बीएसपी की जो स्ट्रेटेजी रही है कैंडिडेट्स तय करने में, वो कितनी कारगर साबित हुई। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।